हेलो स्टूडेंट्स एंड जय हिंद। आई वेलकम यू ऑल टू समर आईएएस। आई होप सब खैरियत से हैं। सो फाइनली वो दिन आ ही गया जिसका हम सब लोग काफी वक्त से वेट कर रहे थे। यूपीएससी 2024 का नोटिफिकेशन फाइनली रिलीज हो गया है। यूपीएससी ने 2024 की सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। अब पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इस बार का जो नोटिफिकेशन आया है उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं, पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। एंड उसके बाद में जैसा कि होता है जब एग्जामिनेशन की डेट आ जाती है, फॉर्म भरना शुरू हो जाते हैं, तो एज एन एस्पिरेंट आप लोगों के मन में भी काफी सारी दुविधाएं होंगी, काफी सारी बातें चल रही होंगी कि यहाँ से अब क्या करना है, कैसे करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ से क्या नहीं करना है। इन सारी बातों को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन के इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स देख लेते हैं। सबसे पहली चीज कि एग्जाम के पैटर्न में किसी तरीके का कोई चेंज नहीं हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा। एग्जामिनेशन के पैटर्न में किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं हुआ है। सुगबुगाहट चल रही थी कि भाई जो बाबू लोग हैं अपने, ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनको हम लोग कई बार जर्नलिस्ट भी बोलते हैं, ये एक से दूसरे डिपार्टमेंट, जिन डिपार्टमेंट्स का आपस में कोई लेना देना नहीं है, उनके बीच में अपने करियर में इधर से उधर ट्रांसफर लेते रहते हैं। इसके चलते कहीं ना कहीं शायद एफिशिएंसी हर्ट होती है। तो अब स्पेशलाइजेशन की तरफ में जाया जाए और इसके लिए यूपीएससी का जो सिविल सर्विसेज का पैटर्न है उसी में बदलाव किया जाए। इस तरीके की बीच बीच में डिमांड्स भी उठती रहती हैं, न्यूज भी आती रहती हैं, तो सुगबुगाहट चलती रहती है हर बार एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आने के पहले कि यार पैटर्न चेंज तो नहीं हो जाएगा इस बार, अगर हो गया तो कुछ नया तो ऐड नहीं हो जाएगा इस तरह से। तो इस बार अपने को इस बात की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। एग्जामिनेशन के पैटर्न में किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं किया गया। एंड सेम गोज फॉर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी जो है उसमें किसी तरीके का कोई चेंज नहीं किया गया। जनरल कैटेगरी के बच्चों को अभी भी 6 अटेम्प्ट्स दिए गए। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के पास अभी भी 9 अटेम्प्ट्स हैं। एंड जो बाकी हमारी एससी एसटी की कैटेगरीज है उनके लिए अभी भी अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं। तो अटेम्प्ट्स को लेकर भी किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि 2023 के प्रीलिम्स के बाद में, और जो भयानक सा प्रीलिम्स वो आ गया था, उसके बाद में इस बात को लेकर भी काफी विरोध हुआ है, काफी आंदोलन भी हुए थे। अभी भी डिमांड उठ रही है कि भाई कंपनसेटरी अटेम्प्ट्स मिलने चाहिए। कोविड का भी जो पूरा इशू था। खैर पॉइंट यह है कि उस पर्टिकुलर बात को कम से कम इस साल तो गवर्नमेंट ने एंटरटेन नहीं किया है, कमीशन ने एंटरटेन नहीं किया है, और अटेम्प्ट्स में भी किसी तरीके की कोई चेंजेस नहीं है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं 6 अटेम्प्ट्स, अगर ओबीसी से हैं तो फिर 9 अटेम्प्ट्स, और अगर एससी एसटी से हैं तो अभी भी एज लिमिट के साथ में आपके पास में अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं। और वही बात लागू होती है सिलेबस के ऊपर, की सिलेबस में भी किसी तरीके का चेंज नहीं किया गया। एग्जामिनेशन के पैटर्न में भी किसी तरीके का बदलाव नहीं किया गया। इस बार भी आपने प्रीलिम्स देना है, सिलेक्शन होगा तभी आप मेंस लिखेंगे, मेंस निकलेगा तभी आप इंटरव्यू देंगे, और इंटरव्यू देंगे उसके बाद ही फिर अल्टीमेटली डिसाइड होगा कि आपका होना है या नहीं होना। और प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वो भी वही रहेगा जो 2023 में था, 22 में था, 21 में था। मेंस का जो सिलेबस है वो भी वही रहेगा जो इसके पहले के सालों में रहा था। किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं आया है। तो खास तौर पे वो एस्पिरेंट्स जो मल्टीपल ईयर से तैयारी कर रहे हैं, जिनके काफी सारे अटेम्प्ट्स हो चुके हैं, उनके लिए ये मतलब एक बहुत आप कह सकते हैं तसल्ली देने वाली बात है। अलग से आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। सिलेबस में किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं किया गया। एंड सबसे बड़ी बात, इस बार वैकेंसीज जो है 1000 से ज्यादा है। 1056 वैकेंसीज हैं अप्रोक्सीमेटली, और अच्छी खासी संभावना है, चुनाव का साल भी है। तो मुझे कोई खास आश्चर्य होगा नहीं अगर इसमें और कुछ नंबर्स ऐड हो जाएं, 100 200 300 वैकेंसीज अगर और बढ़ जाएं एग्जामिनेशन की प्रक्रिया के दरमियान या एग्जामिनेशन के पहले ही, तो मुझे कोई खास आश्चर्य होगा नहीं। तो 1056 वैकेंसीज अभी की तारीख में है। 1000 वैकेंसीज यूपीएससी के एग्जामिनेशन में, सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में खासतौर पर बहुत अच्छी वैकेंसीज मानी जाती हैं। तो इस बार भी 1056 वैकेंसीज हैं। एंड एज आई एम सेइंग कि चुनाव का साल है, कुछ भी हो सकता है। आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर 200-300 वैकेंसीज और बढ़ जाएं। सो यू नेवर नो, बट स्टिल 1056 इज अ गुड नंबर। अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे आप, तो इस बार संभावना जो है फिर आपके सिलेक्शन की बढ़ जाएगी। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, वैकेंसीज जितनी ज्यादा होंगी उसके 15%, उसके 15 गुना के हिसाब से देखा जाए तो प्रीलिम्स में सिलेक्शन होने, यानी कि यहां से अपन मानकर चल सकते हैं कि लगभग 15,000 के करीब बच्चों का जो है प्रीलिम्स में सिलेक्शन होना है 1056 वैकेंसीज के बेसिस पर। 15 से 16, तो 15 से 16,000 गुना के 15 से 16,000 के करीब बच्चों ने प्रीलिम्स क्लियर करना ही करना है। यहां पे अपने जो चांसेस हैं वो अच्छे हो जाते हैं। और फिर उसका मेंस में 3 से 4 गुना, यानी कि लगभग 3 से 4,000 बच्चों का जो है मेंस क्लियर होना ही होना है, या और उसके बाद में फिर इतने जो है आपके इंटरव्यूज वगैरह होने। तो 1056 वैकेंसीज ना सिर्फ आपको एक अच्छा चांस देती हैं, साथ ही साथ ये आपकी प्रोबेबिलिटी जो है प्रीलिम्स और मेंस में सिलेक्शन की बढ़ा देती हैं। तो ये बात जो है अपने लिए नंबर बहुत संतोषजनक है, ये सेटिस्फैक्शन अपने लिए नंबर लेकर आता है। अब फॉर्म कब से भरना चालू होंगे, तो आज की ही तारीख यानी कि अपनी 14 फरवरी 2024 से अपने फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है उसके बाद से, इनफैक्ट जो लिंक है वो अब एक्टिव हो चुका है।
आप जाके यूपीएससी की वेबसाइट पे अपना फॉर्म भर सकते हैं। एंड लास्ट डेट जो है इसके फॉर्म भरने की वो है 5 मार्च 2024। तो 5 मार्च 2024 तक आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। सफिशिएंट टाइम है। 14 फरवरी से आप 24 फरवरी और बचे हुए 4 दिन, लगभग 19 से 20 दिनों का टाइम जो है आपको दिया गया है। मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है। रात में बैठिए शाम इत्मीनान से, जब चारों तरफ शांति होती है 10-11 बजे या 12 बजे के आसपास में, इंटरनेट की स्पीड भी ठीक मिल जाएगी। इत्मीनान से सुकून से फॉर्म भरिए और 15 मिनट या 20 मिनट लगते हैं, आराम से सारी जो भी आपकी चीजें हमको फिल करिए एंड उससे जितना जल्दी हो सके निश्चिंत हो जाइए, उससे जितना जल्दी हो सके टेंशन फ्री हो जाइए। अब प्रीलिम्स किस तारीख को है? प्रीलिम्स है अपना 26 मई 2024 को। खैर ये तो लगभग हर सीरियस एस्पिरेंट को पता ही होता है, क्योंकि यूपीएससी लगभग 1 साल पहले ही अपना अगले साल का कैलेंडर निकाल देती है। तो ये तो हम सभी लोग जानते थे कि प्रीलिम्स जो है 26 मई 2024 को है। हालांकि फर्क ये आ जाता है कि वो 26 मई जब हम कैलेंडर में पढ़ते हैं कि तब लगता है अभी तो 1 साल है, 10 महीने हैं, 12 महीने हैं, कर लेंगे, टाइम है। बट अब जैसे 14 फरवरी को आज हम ये 26 मई 2024 देख रहे हैं तो ये कुछ अलग ही दिख रहा है। इनके जो कह सकते हैं अब इसका जो अपीयरेंस है वो एकदम अलग तरीके से समझ में आता है, क्योंकि यहां से अपने पास में 26 मई और आज 14 फरवरी है, अप्रोक्सीमेटली 101-102 के आसपास दिन बचते हैं। 3 महीना 10 दिन आप मानकर चलिए आपके पास में है। दूसरे शब्दों में 100 दिनों का वक्त आपके पास में है अपनी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करने के लिए, 100 डेज। अब ये 100 अच्छे से बन नहीं पा रहा है बिकॉज माउस से इतना ही अच्छे से ये आकृति बन रही है, बट 100 दिन अप्रोक्सीमेटली आपके पास में बचते हैं अपनी प्रिपरेशन करने के लिए। तो प्रीलिम्स से अपना 26 मई 2024 को 100 दिनों का आपके पास में लगभग अब यहां से टाइम रह जाता है। दूसरे शब्दों में इसको इस तरह से कह सकता हूं क्रिकेट की भाषा में कि भैया अपनी जो 50 ओवर का मैच होता है उसके आखिरी 10 ओवर जो है, 40 ओवर खत्म हो चुके हैं और अब अपने जो आखिरी 10 ओवर है, 41 ओवर लग चुका है और अपने अब 10 ओवर की शुरुआत हो गई है। अब अपने को हिटिंग करनी पड़ेगी और खुलकर हिटिंग करनी पड़ेगी। तो ये तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब फॉर्म कैसे भरना है, कैसे नहीं भरना, वो सारी बातें मैं आप लोगों से नहीं करूंगा, क्योंकि आप सब सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, सबको पता है फॉर्म कैसे भरा जाता है। बच्चों जैसी बात है, करने का मतलब नहीं है। अब उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्या चीजें लगेंगे, यट अगेन आपको पता है, इसमें ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। बस एक हाईलाइट है कि यूपीएससी ने इंफोसिस करके बोला है कि भैया जो फोटो तुम लगाते हो वो फोटो कोशिश करना है कि 10 दिन से ज्यादा, मतलब 10 दिनों के अंदर अंदर लिया गया हो एंड उसके ऊपर तारीख लिखी हो। जो फोटो आप अपलोड करोगे तो वो 10 दिनों के अंदर अंदर खींचा होना चाहिए जिस दिन आपने फॉर्म भरा है उससे, और उस फोटो में अपनी तारीख लगी हो। तो ये चीज आप एक कर लीजिएगा। रिसेंट की जो अपनी फोटोग्राफ है, तो अपना अगर आप जाते हैं स्टूडियो वाले से तो उससे बोलिएगा भैया तारीख लिख कर दे, नहीं तो किसी अपने सॉफ्टवेयर में डालकर उसे एडिट कर उसमें तारीख आप नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा अलग से कुछ और चीजें इसमें अलग से बताने के लिए कुछ नहीं है। फॉर्म कैसे भरा जाता है आपने अच्छे से पता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कौन सी फोटोग्राफ्स और साइन की कॉपी लगती हैं, क्या डायमेंशंस वगैरह में लगती हैं, सब पता है। बस एक ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि जो आपने फोटो लगानी है जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं उससे 10 दिनों के अंदर अंदर खींची गई होनी चाहिए एंड उस पर आपकी तारीख लिखी होनी चाहिए कि वो फोटो किस दिन खींची गई है। तो या तो जाके खिंचवा लीजिए और उस पर अपने वो जो स्टूडियो वाला है उससे बोल दीजिएगा कि भाई ये लिख कर देना, और नहीं तो फिर अपनी फोटोग्राफ में एडिट कर किसी सॉफ्टवेयर के साथ में आप उस फोटो को जो है फोटो के साथ में डेट को ऐड कर सकते हैं। तो ये तो रही नोटिफिकेशन की बात जो मुझे आपसे करनी थी कि भैया अपना नोटिफिकेशन आ चुका है। अपने क्रिकेट मैच के, अपने यूपीएससी के क्रिकेट मैच के आखिरी 10 ओवर सब शुरू हो चुके हैं। अटेम्प्ट्स में कोई चेंजेस नहीं है, सिलेबस वही है, पैटर्न में कोई बदलाव नहीं है, वैकेंसीज अच्छी आई हैं, भर कर आई हैं। 5 मार्च तक अपने को फॉर्म भरना है और 26 मई 2024 अपना डी डे है, अपने को जंग लड़ना उतरना है। अब अगला सवाल कि यहां से क्या करना है एंड उससे ज्यादा जरूरी कि यहां से अब क्या नहीं करना है। देखिए अब होता क्या है कि जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, अब वो कहने की बातें हैं कि 10 लाख लोग फॉर्म भरेंगे, 20 लाख लोग फॉर्म भरेंगे, पूरा भारत फॉर्म भर देगा, ये और वो, पूरी जनता जो है पेपर देने आ जाएगी। ये सारी बातें जनरली देखिए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इसलिए करते हैं ताकि माहौल बनाया जाए और बच्चों को फिर अपनी टेस्ट सीरीज में एनरोल करवाएं और बाकी सारे जो भी वो चीजें बेच रहे हैं उसमें एनरोल करवाएं। तो ये बात करना थोड़ा जरूरी है कि अब यहां से क्या किया जाए इनफैक्ट, और यहां से क्या नहीं किया जाए, इस पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए सबसे पहली चीज, कोई आपको कितना भी डराए कि ये 10 लाख लोग फॉर्म भरेंगे, 12 लाख लोग फॉर्म भरेंगे, 0.1% सिलेक्शन है, फलाना है, ठिकाना है, एक बात बहुत अच्छे से याद रखिए कि मैक्सिमम सीरियस कंपटीशन आपका ज्यादा से ज्यादा 70 से 80 हजार लोगों के साथ में है, 70 to 80,000। और अगर आपने राउंड ऑफ करके बोलना है तो मैक्स 1 लाख लोग सीरियसली यूपीएससी की तैयारी करते हैं। बाकी या तो हाफ हार्टेड अटेम्प्ट्स देने आएंगे, या फिर उनकी प्रिपरेशन में कुछ कमी रह जाती है, या फिर बस इसलिए क्योंकि पेपर दिया जा सकता है, एलिजिबिलिटी है, फॉर्म भर सकते हैं, या तो 100 रुपए का है या फिर फ्री में है तो आप भर देते हैं जाके, इसके चलते लोग फॉर्म भरते हैं और जनता जो है फिर बहुत सारी आ जाती है। तो एक तो कोई कितना भी हुआ बनाए, कितना भी माहौल बनाने की कोशिश करे कि ये है वो है, पूरे भारत ने फॉर्म भर दिया, फलाना ठिकाना, उससे डरना नहीं है। मैक्सिमम कंपटीशन आपका 70 to 80,000 और अगर ज्यादा ही हो रहा है तो 1 लाख लोगों के साथ में है। अब भारत जैसे देश में यूपीएससी की तैयारी 1 लाख लोग भी सीरियसली ना करें तो ऐसा तो हो नहीं सकता, तो ये तो मानकर चलना है। मैक्स टू मैक्स 1 लाख सीरियस एस्पिरेंट्स हैं जिनके साथ में आपको कॉम्पीट करना है। अब अगर आप अपने आप को इसमें पाते हैं तो यहां से क्या करें, यहां से जो करना है
वो बच्चे अब जो आज ही से तैयारी शुरू करेंगे उनके लिए भी मैं ये बात कह सकता हूं, अगर किसी वजह से बहुत वो सीरियसली नहीं पढ़ पा रहे थे, थोड़ा बहुत अपना एफर्ट दे रहे थे, जॉब्स में हैं, दूसरे कमिटमेंट्स हैं, परिवार की दूसरी जिम्मेदारियां हैं, और वो बच्चे जो अपना एकदम सब कुछ छोड़ छाड़ के प्रिपरेशन कर रहे हैं, दोनों के लिए अब यहां से क्या करना है थोड़ा उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज कि आज से कुछ भी नया सोर्स अपने को नहीं पढ़ना है। सिविल सर्विसेज के नाम पर आज से कोई भी नई किताब अपने को नहीं उठानी है। जैसे होता है ना कि उपन्यास दिख गया, अपन खरीद के ले आया और अपन उसको पढ़ मारा, उस तरीके से यूपीएससी के लिए आज की तारीख से, क्योंकि अपने पास 100 या 101 दिन है, कोई भी नया सोर्स, कोई भी नई किताब, कोई भी आपने जो है नई चीज सिविल सर्विसेज के लिए एकदम फ्रेश शुरू नहीं करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अपने सोर्सेज आप डिसाइड कर लीजिए। अभी तक इनफैक्ट आपने डिसाइड कर भी लिए होंगे, बट अगर फिर भी कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं कि यार इस सब्जेक्ट की तो ये 3 किताबें चलती हैं, तीनों पढ़ूं या 2 पढ़ूं या 1 पढ़ूं, या इसमें से 1 में से कुछ पढ़ लूं, 2 में से कुछ पढ़ लूं, 3 में से सिलेक्टेड पढ़ लूं, इस तरीके की कंफ्यूजन उठते हैं। यार इस इंस्टीट्यूट के नोट्स जो है इस पर्टिकुलर चीज के लिए अच्छे हैं, इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के नोट्स इस पर्टिकुलर चीज के लिए अच्छे हैं, यार इस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लूं, यार इसके वीडियोस देख लूं, इस तरीके के बहुत से सवाल जो है दिमाग में आते हैं। तो पहली चीज तो ये कि ठंडे दिमाग से बैठकर अपने सोर्सेज अपने को अब डिसाइड कर लेने हैं, और एक बार जब अपन ने अपने सोर्सेज डिसाइड कर लिए तो फिर अब दुनिया इधर की उधर हो जाए, उसके अलावा हम कोई नया सोर्स हाथ नहीं लगाएंगे, हम उसके अलावा कुछ भी जो है नया फ्रेश स्टार्ट नहीं करेंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कुछ भी अपने को अब जो है नया नहीं पढ़ना है, अपने सोर्सेज आपने डिसाइड करना है, उनके साथ में स्टिक करना है। आज से 101 102 दिनों तक कोई भी नई किताब किसी भी नए सब्जेक्ट की हम नहीं उठाएंगे, ये अपने आप से वादा करिए। जो भी अब अपने आपने सोर्सेज डिसाइड कर लिए हैं, जो भी आपने किताबें डिसाइड कर ली कि भाई पॉलिटी के लिए ये पढ़ना है, हिस्ट्री के लिए ये पढ़ना है, ज्योग्राफी के लिए ये पढ़ना है, एक बार जब डिसाइड हो गया तो उसको फिर मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। एक एक किताब 10-10 बार, 20-20 बार, 30-30 बार पढ़ मारिए। इस तरह से पढ़ मारिए जैसे आपकी पहली और आखिरी सच्ची मोहब्बत के लव लेटर्स हैं। इस बात को ध्यान में रख के पढ़िए, बट जितना हो सके उतना उसका मल्टीपल अपने को रिवीजन करना है। तो फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, अपने सोर्सेज अब डिसाइड कर लीजिए। सीरियस एस्पिरेंट्स जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेसिफिकली उनके लिए बोल रहा हूं, अपने सोर्सेज अब डिसाइड कर लीजिए कि आने वाले 101 दिनों में आपने क्या क्या पढ़ना है या फिर क्या क्या रिवाइज करना है। लिस्ट बना लीजिए, और उसके बाद उस पर्टिकुलर लिस्ट या उन पर्टिकुलर सोर्सेज, उन पर्टिकुलर किताबों के से इतर अलग हटकर एक चीज भी आपने नई शुरू नहीं करनी है। और उन किताबों को, उन पर्टिकुलर सोर्सेज को जिनको डिसाइड कर लिया है, जितनी बार हो सके उतनी बार आपने रिवाइज करना है, जितनी बार हो सके उतनी बार आपने पढ़ना है। 10 बार, 20 बार, 30 बार, 40 बार, 50 बार, जितनी बार पढ़ सकते हो उन पर्टिकुलर किताबों को पढ़ना है। बोल बोल कर पढ़िए, मुंह बंद कर कर पढ़िए, खुली आंखों से पढ़िए, आधी अधूरी बंद आंखों से पढ़िए, सपनों में पढ़िए, कॉन्शियसली पढ़िए, बट इसी सोर्स को पढ़िए और लगातार पढ़िए, बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए। दैट इज ऑल आई कैन से इस पर्टिकुलर चीज पे जो आपके सोर्सेस हैं। अब हालांकि पता सबको रहता है कि भाई कौन कौन सी किताबें हैं, ऐसा नहीं कि मैं कुछ अलग से नया बता रहा हूं, बट फिर भी कंफ्यूजन किसी के दिमाग में ना रहे। कई बार क्या वो सीने में घबराहट उठती है, डर उठता है, अपने आसपास आप एस्पिरेंट्स को देखते हो कि एक बोल रहा है कि मुझे तो 12 किताबें याद हैं, इस पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट पे मैंने 18 किताबें पढ़ मारी, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे मैंने 4 कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट जो हैं ग्लास में दूध के साथ में घोल के पी लिए। तो इन सारी बातों से उठती है सीने में घबराहट और अपना कॉन्फिडेंस जाता है हिल। तो इसलिए इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि सबको पता है स्टैंडर्ड सोर्सेस क्या, बट स्टिल आप लोगों के साथ एक बार शेयर कर रहा हूं कि अगर हो सके तो प्राइमरीली इन्हीं किताबों के साथ में, स्पेसिफिकली प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं, उसके लिए अपने को स्टिक करना है। आज से चाहे तो मेंस के लिए पढ़ना बंद भी कर सकते हैं। 3 महीने जिंदगी में सिर्फ एक ही प्यार है, एक ही मोहब्बत है, एक ही सच्ची आशिकी है, और वो है यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2024 का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। 26 मई 2024 की तारीख और इस दिन जो अपने को पेपर देना है। इसके अलावा बाकी जिंदगी से सारी बातें निकाल दीजिए। अच्छा क्या हो रहा है, बुरा क्या हो रहा है, मेंस में क्या होगा क्या नहीं होगा, फलाना ठिकाना, ये वो सारी बातें एक तरफ रखिए। सिर्फ एक चीज 26 मई 2024 का प्रीलिम्स, और उसके लिए अपना डिसाइडेड सोर्सेस और उस पर करनी है मेहनत। क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले पॉलिटी के साथ में शुरू करते हैं, क्योंकि जब तक सिविल सर्विसेज का पेपर होगा, एक बात तो मैं जानता हूं कि पॉलिटी से लगातार सवाल उसमें आते रहेंगे। पॉलिटी के लिए वैसे तो कई सोर्सेज होते हैं, कुछ लोग बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, बट अपने लगभग 10 साल के यूपीएससी की टीचिंग के एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैं कह सकता हूं सिविल सर्विसेज के लिए पॉलिटी की सिर्फ एक किताब है, और वो है एम लक्ष्मीकांत, इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत। दैट इज द ओनली बुक। इसके अलावा आपको चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। लिखा भी है मैंने यहाँ पे, पॉलिटी के लिए सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़नी है, नथिंग लेस नथिंग मोर। जितनी बार हो सके उतनी बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, लगातार पढ़िए।
शायद सही एग्जांपल नहीं है देने के लिए, बट फिर भी मैं जो बात करना चाहता हूं उसके लिए कहूंगा, जिस तरह से एक ड्रग एडिक्ट या कोई एक पर्टिकुलर एडिक्ट होता है, वो एकदम लग जाता है अपने एडिक्शन के साथ में, सोते जागते उठते बैठते वही करता रहता है, लगभग उसी तरीके से इस किताब को चाट डालिए, जितनी बार हो सकता है उतनी बार पढ़िए, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, किसी भी स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन के लिए इस किताब के अलावा पॉलिटी में कुछ और आपको हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं है। दोस्त यार कुछ कहें, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले किसी तरीके का माहौल बनाए, डजंट मैटर, एम लक्ष्मीकांत बाइबल है यूपीएससी सिविल सर्विसेज में पॉलिटी की, इसके बाहर ईश्वर अपना कोई और संदेश किसी को नहीं देंगे, जितनी बार हो सके उतनी बार पढ़े, दैट्स इट, पॉलिटी में इससे ज्यादा कुछ और नहीं करना है। अब आते हैं हिस्ट्री पे। तो हिस्ट्री के लिए एक तो सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आपकी जो किताबें हैं उसके बाहर भी अगर एग्जामिनर ने कसम खा ली कि मैं तुम्हें सॉल्व नहीं करने दूंगा प्रीलिम एमसीक्यू, तो फिर वो बना सकता है क्वेश्चन, उसका अपन कुछ कर नहीं सकते। इसलिए इधर उधर हाथ पैर मारने की अपेक्षा जो स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं उन्हीं के साथ में स्टिक करिए, स्टैंडर्ड सोर्सेज को बार बार पढ़िए, लगातार पढ़िए, और साथ में आप एमसीक्यू सॉल्व करिए, उससे फिर आपको ऑप्शन एलिमिनेशन का भी जो है समझ में आएगा, और हिस्ट्री के लिए इससे अच्छी प्रिपरेशन जो है हो नहीं पाएगी। तो इतिहास में एंशिएंट हिस्ट्री के लिए अपने को ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है आर एस शर्मा के द्वारा। अब कई लोग बोलेंगे साहब तमिलनाडु की जो किताब है वो ज्यादा बेहतर है या वो ज्यादा आसान है, तो मेरा पॉइंट यह है कि तमिलनाडु की किताब आसान जरूर है बट उसमें कंटेंट भी ज्यादा नहीं देखने को मिलता। आर एस शर्मा की किताब हो सकता है कि थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे एक बार में पढ़ने में, 2 3 4 रीडिंग आपको करना पड़ेगी इसके साथ में सहज होने के लिए, बट इस किताब की खासियत यह है कि इसमें कंटेंट अच्छा खासा और उसमें सवाल आते हैं। एग्जामिनर अगर बैठेगा क्वेश्चन बनाने के लिए तो जनरली होगा कोई वो बूढ़ा प्रोफेसर, उस भाई ने अपनी जवानी में रामशरण शर्मा को पढ़ा था, तो रामशरण शर्मा अब ये किताब लिखकर चले गए, स्वर्गवासी हो गए, मगर उस प्रोफेसर के दिल में रामशरण शर्मा की इस ओल्ड एनसीईआरटी के लिए जो जज्बात हैं वो अभी भी जस के तस हैं। तो एग्जामिनर जब क्वेश्चन पेपर में एमसीक्यू सेट करने जाता है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो आर एस शर्मा से ही जो है अपने क्वेश्चन वगैरह उठाएगा। तो एंशिएंट के लिए सिर्फ एक ही किताब पढ़िए। तमिलनाडु अच्छी किताब है, आपको एक कंफर्टेबल कर देती है, आपको समझ में आ जाता है क्या नहीं है, कई लोग उसको रिफर भी करते हैं, आपकी मर्जी है, बट मैं अपने एक्सपीरियंस पे बोल सकता हूं कि आप ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ें, रामशरण शर्मा के द्वारा लिखी गई वो ज्यादा बेहतर है। अब कहां से मिलेगी? बड़ा सिंपल सा जवाब है, इंटरनेट। ओल्ड एनसीईआरटी आर एस शर्मा डालिए, पीडीएफ के साथ में आ जाएगी, बढ़िया डाउनलोड करिए और उस किताब को जितनी बार हो सके पढ़िए, जितना हो सके। अलग से इसमें से नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है, जहां जहां इंपॉर्टेंट बातें मिले अंडरलाइन करते जाइए और पढ़िए। यही बात मिडिवल हिस्ट्री पे लागू होती है। मिडिवल हिस्ट्री के लिए आपको पुरानी एनसीईआरटी जो कक्षा 11वीं की सतीश चंद्र साहब के द्वारा लिखी गई थी, इसको रिवाइज करना है। इसमें एक खास बात है कि इस किताब में से ना तो नोट्स लिखने की जरूरत है और ना बहुत ज्यादा जो है आपको कंटेंट देखकर डरना है। थोड़ी सी मोटी किताब है, इसको किस्से की तरह पढ़िए, कहानी की तरह, जितना हो सके उतना पढ़ें, जितनी बार हो सके उतना रिवाइज करें। अलग से मगर रटने की कोशिश या याद करने की कोशिश मत करिएगा। सहजता के साथ में आप इसको पढ़ते चले जाइए, कुछ रीडिंग्स के बाद में आपको समझ में आएगा कि ये याद हो रही है, और इसे किताब के तौर पे ना समझकर कहानियों के तौर पर, एक नॉवेल के तौर पर पढ़िए। इंटरेस्टिंग तरीके से लिखी गई है, मजा भी आएगा, और उस तरह से पढ़ेंगे तो लंबे वक्त तक आप इसको अपने दिमाग में रख सकते हैं। अब आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री पे, या फिर यूं बोलूं कि फ्रीडम स्ट्रगल पे। तो क्योंकि यूपीएससी के सिलेबस में मॉडर्न हिस्ट्री या फ्रीडम स्ट्रगल को स्पेसिफिकली लिखा गया है, तो इस पर अपने को ज्यादा जोर देना है। एंशिएंट और मिडिवल में अगर आप थोड़ा बहुत लेट से इसको, इस आर एस शर्मा की किताब को 7 बार 8 बार पढ़ लिया, सतीश चंद्र को 4 5 बार पढ़ लिया तो चल जाएगा, मगर मॉडर्न में या फिर फ्रीडम स्ट्रगल को अपने को एकदम बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करना है। इसके 2 सोर्सेज हैं, या तो आप पुरानी एनसीईआरटी जो बिपिन चंद्र ने लिखी है उसको पढ़ें, ये भी आपको नेट पे मिल जाएगी, या फिर आप स्पेक्ट्रम को पढ़ें। दोनों किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्पेक्ट्रम अल्टीमेटली जिस आदमी ने लिखी थी उसने जो है विपिन चंद्र से नोट्स बनाए थे। बाद में वो किताब फेमस हो गई और वो अच्छी खासी बिकने लगी, तो उसमें फिर इधर उधर से और फैंसी चीजें जोड़ी गई 10 तरीके की, और उसको थोड़ा मोटा कर दिया गया है। बट बेसिकली स्पेक्ट्रम जो है, जो फ्रीडम स्ट्रगल से शुरू होती है 1857 की रिवोल्ट से और पार्टीशन पे, या फिर आपकी 1947 पे खत्म हो जाती है, वो ओरिजिनल स्पेक्ट्रम है। बाकी सब इधर उधर से जो है वो उसमें अलग से एडिशन किए गए हैं बाद के जो भी राइटर्स या एडिटर्स थे उनके द्वारा। तो स्पेक्ट्रम बेसिकली बिपिन चंद्र जो है उसकी आप एक तरीके से कह सकते हैं उससे बनाए गए नोट्स हैं। तो या तो आप स्पेक्ट्रम पढ़ लें या फिर आप बिपिन चंद्र पढ़ लें, मगर दोनों को पढ़ने की कोशिश ना करिएगा, ये टाइम की बर्बादी हो जाएगी और डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट हो जाएंगे। दोनों किताबें पढ़ने की जगह एक ही किताब को ज्यादा बार पढ़ा जाए, मल्टीपल रिविजन किए जाएं, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। मेरी अपनी एक पर्सनल सलाह है कि आप पुरानी जो एनसीईआरटी है बिपिन चंद्र की, उसके साथ में जाइए, थोड़ा उसकी जो मल्टीपल रीडिंग्स करिए, और हो सके तो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जैसे कि आपका 1905 से लेकर 1947 तक के जो चैप्टर्स हैं, 1-2 बार पढ़ के अगर हो सके तो उनसे नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, और उन नोट्स को फिर आप रिवाइज कर लीजिए। फिर वही बात, नथिंग लेस नथिंग मोर, इससे ज्यादा कुछ करने की इसमें जरूरत नहीं है। एंड एक चीज और है हिस्ट्री के लिए, 2 बातें, ये किताबें पढ़ चुकने के बाद में जितना हो सके इतिहास के पुराने सवाल सॉल्व करिए।
जितना हो सके उतने क्वेश्चंस लगाइए। एंड हिस्ट्री के लिए मैं आप लोगों से इनफैक्ट बोलना चाहूंगा, वैसे तो आपकी मर्जी है आप लोग कब पढ़ते हैं, बट अगर हो सके तो हिस्ट्री को रात में पढ़िए। खाना आना खा के 2-3 घंटे का आपका एक स्लॉट बनाइए, सब कुछ एकदम जब शांत होता है बढ़िया। अब तो इनफैक्ट गर्मी भी बढ़ने वाली है, तो अपना जो भी पंखा कूलर चालू करना है, ठंडे माहौल में हिस्ट्री को जो है कहानियों की तरह पढ़ते जाएं एक बार में। लाइक, और ये ना रखें कि आपको 1 चैप्टर या 2 चैप्टर पढ़ना है, जितना हो सके। आधी किताब खत्म हो रही है, 1/4 किताब खत्म हो रही है, पूरी पूरी तो खैर पॉसिबल नहीं है एक रीडिंग में, उसका 7 चैप्टर 8 चैप्टर आपने एक बार में पढ़ मारे, इस तरीके से पढ़िए, कहानी की तरह पढ़िए, रात में पढ़िए, और इसको मल्टीपल रिविजन के साथ ही साथ इसके एमसीक्यूज लगाते चले जाइए। अलग से इसमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है। फिर इसी से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट आता है आर्ट्स एंड कल्चर। आर्ट्स एंड कल्चर से भी भर भर कर सवाल आते हैं। आर्ट्स एंड कल्चर के लिए कई लोगों को कंफ्यूजन है कि भाई कौन सा सोर्स रखें, अपन किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स उठा लें, या फिर एनआईओएस ये कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट उठा लें, या फिर एनआईओएस के आपके जो हैं कंटेंट डाउनलोड कर लें, या फिर नितिन सिंघानिया पढ़ लें, क्या करें क्या ना करें। तो जवाब यह है कि या तो आर्ट्स एंड कल्चर के 2 सोर्सेज हैं, या तो 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी पढ़िए, या फिर नितिन सिंघानिया पढ़िए। नितिन सिंघानिया पढ़ रहे हैं तो फिर 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी को मत हाथ लगाइए, और अगर 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो नितिन सिंघानिया को हाथ मत लगाइए। फिर वही बात है, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट हो जाएगा, बिना मतलब में बहुत ज्यादा हाथ पैर मारने का फायदा नहीं है। 10 चीजें करने की जगह एक ही चीज को 10 बार कर जाएं, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं अगर पर्सनली इसमें से पिक करूंगा, वैसे दोनों सोर्सेज बहुत बढ़िया हैं, अपने अपने कंफर्ट की बात है, बट मैं अगर पर्सनली पिक करूंगा तो 11th और 12th की एनसीईआरटी के साथ में जाऊंगा, क्योंकि फिर वही बात है, एग्जामिनर जब क्वेश्चंस पूछने पर आता है तो वो रिलाय एनसीईआरटी पर ही करता है, और कई क्वेश्चंस यहां से डायरेक्ट पूछे जाते रहे। जो किताबों के पीछे गॉलोचरी दी गई है उसमें जो शब्दों के मतलब बताए गए, कई क्वेश्चन वहां से उठा के पूछ लिए। ये 12वीं की जो एनसीईआरटी है, मुझे अभी भी याद है 2022 में बनी ठनी के नाम से क्वेश्चन आया था कि भैया कौन से स्कूल ऑफ आर्ट से बिलोंग करती है ये पेंटिंग बनी ठनी, तो वो 10 का 10 जो है यहां पर लिखा हुआ था। तो इसी तरीके से 11th और 12th की जो एनसीईआरटीज हैं, मेरा एक मतलब पर्सनल ओपिनियन है, अगर हो सके तो इनके साथ जाइए, इनको मल्टीपल टाइम्स पढ़िए, और इन किताबों में से नोट जरूर बनाइएगा। ये किताबें कहानियों की तरह पढ़ने लायक नहीं है। 11वीं किताब 1 या 2 या 3 रीडिंग करने के बाद में समझ लीजिए, फिर हर एक चैप्टर को धीरे धीरे पढ़ते हुए अंडरलाइन करिए और इसमें से नोट्स बना लीजिए, और उसके बाद एनसीईआरटी को भी एक तरफ रख दीजिएगा, फिर अपने नोट्स रिवाइज करिए। इसमें हो सके तो आपने जो है किस्से कहानियों की तरह नहीं पढ़ना है, जिस तरीके से इतिहास की किताब को आप किस्से कहानियों की तरह पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इसमें उन्होंने मंदिरों का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, जो यक्षिणी है, इस तरीके की दूसरी मूर्तियां हैं, उनकी जो आप कह सकते हैं बनावट को या किस तरह से कंस्ट्रक्शन किया था, इन चीजों को समझाया है, तो वो थोड़ा टेक्निकल हो जाता है। ये सब्जेक्ट रात में ना पढ़िएगा, इसमें थोड़ा सा क्योंकि बुद्धि और कॉन्शियसनेस लगा के पढ़ना पड़ेगा, इसको एकदम अपनी एकाग्रता और चेतना के साथ में पढ़ना है। दिन में बढ़िया, जब आप एनर्जी लेवल आपका हाई हो, आपकी एकदम कंसंट्रेशन बढ़िया हो, बोल बोल के पढ़ें, और इसको एकदम एकाग्रता के साथ में पढ़ें। 2-3 बार में 4 बार में समझ में आ जाएगा। उसके बाद इसमें से अपने हाथों से नोट्स बनाएं 11th और 12th की एनसीईआरटी से, और फिर एनसीईआरटी एक तरफ रखते हैं, उनको फिर छूने की जरूरत नहीं है। फिर आपने को अपने नोट्स को ही जो है अच्छे से रिवाइज करना है। अगर आप एनसीईआरटी के साथ नहीं जाते, आप बोलते हैं कि नितिन सिंघानिया ज्यादा हैंडसम है, इसकी किताब पढ़ेंगे, तो फिर नितिन सिंघानिया के साथ में स्टिक करें। इसमें फिर नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली नितिन सिंघानिया ने जब अपनी खुद की यूपीएससी की तैयारी करी थी, तो भाई ने जो नोट्स बनाए थे उन्हीं को छाप दिया बाद में किताब के रूप में, वो किताब चल निकली। तो फिर अलग से आपको नोट्स लिखने की जरूरत नहीं है। फिर नितिन सिंघानिया की किताब में ही पढ़ते जाइए, जो जो चीजें मिल रही हैं उन्हें अंडरलाइन करिए, और उसी के फिर मल्टीपल रिवीजन करिए। फिर बोल देता हूं, प्रेफरेबली अगर हो सके तो 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी के साथ में जाइए, आर्ट्स एंड कल्चर के साथ में, इनको 2-3 बार पढ़िए, समझ लीजिए, इसमें से अपने हाथों से नोट्स बनाइए, और उसके बाद में इनको एक तरफ रख दीजिए, नोट्स रिवाइज करिए। अगर आपको अच्छी नहीं लग रही, आप नितिन सिंघानिया को हैंडसम मानते हैं, इसकी किताब के साथ में जाना चाहते हैं, वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर नोट्स मत बनाइएगा, क्योंकि नितिन सिंघानिया भाई ने अल्टीमेटली जो नोट्स बनाए थे वही किताब के रूप में आज छप रही है, और उसी से भाई जो है खूब सारी रॉयल्टी कमा रहे हैं। तो वो किताब अपने आप में जो है नोट्स के फॉर्म में लिखी गई है, उसी में जो भी बात लग रही है अंडरलाइन करें, मगर अलग से डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट ना करें, उसी को फिर आपने मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। देन आते हैं ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी के लिए भैया एक ही सोर्स है, 6 से लेके 12 तक की सारी एनसीईआरटीज पढ़ मारो, और अगर कहीं पे कोई टॉपिक्स में कंफ्यूजन आता है तो यूट्यूब पे वो टॉपिक को गूगल करो, उसके नाम के साथ में यूपीएससी लिखो और सर्च कर दो, आपको उस टॉपिक के बढ़िया एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे, वहां से उसको समझ लो। इसके अलावा ज्योग्राफी में और कुछ नहीं करना है। एनसीईआरटीज पढ़नी है 6 से लेके 12 तक की, और उसमें भी 9th और 11th की एनसीईआरटीज पर स्पेशल एम्फेसिस देना है। लोग बाग जनरली बोलते हैं कि 11वीं की एनसीईआरटी पढ़ लो, जितनी बार हो सकता है उतनी बार पढ़ लो, वो वेल एंड इनफ है। मैं 9th की इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 9th की ज्योग्राफी में एक तो इन्होंने मॉनसून और क्लाइमेट को अच्छा एक्सप्लेन किया, दूसरा फॉरेस्ट वगैरह के बारे में, जो अलग अलग तरीके के पेड़ होते हैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया, और यहां से क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो ज्योग्राफी में सिर्फ एनसीईआरटीज पढ़नी है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। स्पेशल एम्फेसिस 9th और 11th की एनसीईआरटी को देना है। 11वीं की एनसीईआरटी तो एकदम घोट के पी लेनी है, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। 11वीं की एनसीईआरटी एकदम घोट के पी जाना है। 9th की भी मगर जो है अच्छे से पढ़नी है, और ऑब्वियस ही बात है इसमें कई सारे कंसेप्ट्स में आएगी दिक्कत, एकदम से समझ में नहीं आते, तो उसके लिए यूट्यूब जिंदाबाद है। यूट्यूब पे जाके उस कंसेप्ट का नाम डालें, उसके आगे यूपीएससी लिखें और गूगल कर दें, सर्च कर दें, जो भी आपकी वीडियोस निकल कर आते हैं, 1-2 वीडियोस देखें, समझ में आ जाएगा। फिर इसका जो सेकंड पार्ट है वो है मैपिंग। मैपिंग के लिए आपने करना यह है कि
अगर क्योंकि मैपिंग के लिए अगर आप करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ रहे हैं, जहां जहां पर अभी कुछ बड़े इवेंट्स हो रहे हैं, आग लगी पड़ी है, वॉर हो रहे हैं, जो भी तमाशे वगैरह हो रहे हैं, वहां के इलाकों को जो है आपने अच्छे से स्टडी करना है। जैसे अभी अगर हम लोग हॉर्न ऑफ अफ्रीका के आसपास देख लें तो खूब सारी एक्टिविटीज हो रही हैं, इंडियन नेवी काफी एक्टिव हो गई है। या फिर अगर हम अरेबियन पेनिनसुला के आसपास देख लें, रेड सी में या फिर गल्फ में देख लें, तो काफी नाटक हो रहे हैं। अब इस क्षेत्र को मैप पे आपको अच्छे से पढ़ना है। इसी तरीके से मेडिटेरेनियन हो गया, ब्लैक सी हो गई, कैस्पियन सी हो गई, अरल सी हो गई, ये सबको आपने जो है इसके आसपास की ज्योग्राफी अच्छे से समझनी है। ओवरऑल ये है कि जहां जहां पे आग लगी पड़ी है, जहां जहां नाटक हो रहे हैं, पॉलिटिकल तमाशे हो रहे हैं, या फिर किसी तरीके का वॉर हो रहा है, किसी तरीके का कंफ्लिक्ट हो रहा है, सब पढ़ना है। करंट अफेयर्स में या फिर न्यूज में जो जो चीजें बनी, जो जो इलाके बार बार जिक्र में आ रहे हैं, सबके बारे में आपको जानकारी लेनी है। करंट अफेयर्स अगर आप फॉलो कर रहे हैं तब तो ये बात ज्यादा अच्छे से समझ में आ रही होगी। इन केस अगर किसी बच्चे ने करंट अफेयर्स अभी तक नहीं पढ़े हैं, ज्यादा उनको फॉलो नहीं किया है और मैपिंग के केस में अब दिक्कत में है, तो फिर मेरी सलाह यह है कि मैपिंग से रिलेटेड फिर आप यूपीएससी पे वीडियोस देखिए। ज्योग्राफी मैपिंग या फिर मैपिंग ज्योग्राफी यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के नाम से आप यूट्यूब पर जाइए, वीडियोस वगैरह जो भी मिलते हैं देखिए। 2-3 वीडियोस देखकर समझ में आ ही जाता है कौन बेहतर बता रहा है, कौन बेहतर नहीं बता रहा। किसी एक को पकड़िए और उसके फिर आप मैपिंग की वीडियोस वगैरह देख लीजिए। बेसिक मैपिंग भी आप सीखिए कि भाई अब जैसे आपका ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, भारत के कितने स्टेट से निकल कर जाता है, या फिर कितने स्टेट से वो निकल कर जा रहा है, जिनकी जो कोस्ट लाइन, जिनकी जो बेसिकली कोस्टल स्टेट्स हैं। इसके अलावा आपका जो इंटरनेशनल डेट लाइन है, उसके वो कहां से कितने देशों से पास होता है, या फिर आपका इक्वेटर जो है वो कहां से निकल कर जा रहा है। इस तरीके की स्टैंडर्ड मैपिंग भी सीखिए, इसमें से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। मगर मोस्ट प्रोबेबली यूपीएससी का जो पैटर्न है उसके बेसिस पर जहां जहां अभी तमाशे हो रहे हैं, जहां आग लगी हुई है, जहां कंफ्लिक्ट हो रहे हैं, उन इलाकों की ज्योग्राफी अपने को अच्छे से प्रिपेयर करनी है। इसके लिए कहीं से कोई सोर्स लेने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब से अच्छी प्रिपरेशन यहां से कोई और आपको नहीं करा सकता। तो मैपिंग के लिए यूट्यूब पे जो वीडियोस पड़े हैं उनको जाकर देख लें, मोर देन एनफ हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ और करने की जरूरत नहीं है। तो दैट्स ऑल फॉर ज्योग्राफी। अब आते हैं इकोनॉमी पे। इकोनॉमी के वैसे तो कई सारे सोर्सेज हैं, अब आपको जो ठीक लगे आप उसे उठा सकते हैं, बट मैं प्रेफर करता हूं कि आप या तो आप मृणाल सर के लेक्चर देख लीजिए और साथ में उनके हैंडआउट्स को जितना हो सके उतना रिवाइज करिए, या फिर आप श्रीराम आईएएस के नोट्स उठा सकते हैं। साथ में आप एनसीईआरटी भी पढ़िए, 11th की एनसीईआरटी आप देख सकते हैं, वो हालांकि मेंस के लिए ज्यादा बेहतर है। 12th की एनसीईआरटीज भी आप पढ़ सकते हो, बट कंटेंट उतना समझ में नहीं आएगा। उसके पीछे जो आपकी डेफिनेशंस लिखी हैं वो आप चाहो तो देख लो, वो कितना हेल्पफुल रहेंगी, कितना हेल्पफुल नहीं रहेंगी, उस पर मैं ज्यादा कह नहीं सकता। मगर इकोनॉमी के लिए आज की तारीख में भारत में 2 ही सोर्सेज मुझे लगता है सबसे बेहतर है। या तो मृणाल सर के लेक्चर और हैंडआउट ले लीजिए, उससे आपका काम बन जाएगा, या फिर श्रीराम आईएएस के नोट्स उठा लीजिए। दैट इज, इनमें से कोई भी एक सोर्स पकड़िए, अच्छे से पढ़िए और अच्छे से मतलब फिर यह है कि ढंग से ही उसको प्रिपेयर करिए। इकोनॉमी में भी कुछ सेक्शंस जो हैं वो थोड़ा ज्यादा रेलेवेंट हैं। जैसे मृणाल सर खुद अपना 7 हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ाते हैं। उसमें बैंकिंग का जो हिस्सा है, मनी वाला जो हिस्सा है, फाइनेंस वाला जो हिस्सा है, उस पर ज्यादा मेहनत करनी है। बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, इस पर थोड़ा सा आपने और इंफोसिस करना है। कुछ सेक्शंस इतने हैं जिस पर उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वो आपको हैंडआउट से ही समझ में आ जाएगा। जो हैंडआउट्स अच्छे खासे बड़े हैं, बल्कि हैं, उन पे आपने को इंफोसिस करना है। आखिर के जो हैंडआउट्स हैं उस पर इतना इंफोसिस ना भी दे तो भी चलेगा। तो मृणाल सर के लेक्चर्स या एंड हैंडआउट्स या फिर श्रीराम आईएएस के नोट्स, इसके अलावा जो इकोनॉमी में कुछ और करने की जरूरत नहीं। अब कई लोग बोलेंगे कि मृणाल सर तो अकेडमी में पढ़ाते हैं, उनके जो लेक्चर्स हैं वो अच्छे खासे हजारों में बिक रहे हैं, वो कैसे मिलेंगे आपको? तो उसका जवाब यह है कि आप यूट्यूब पर जाइए, 2015 की उनकी सीरीज पड़ी हुई है, उसमें उन्होंने बेसिक्स या फंडामेंटल्स जो है वो आपको सिखा दिए हैं। तो पहले से लेकर उनका जो पहला लेक्चर है, जहां से वो आपको सीआरआर और एसएलआर पढ़ाना शुरू करते हैं, कैश रिजर्व रेशो या एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो पढ़ाना शुरू करते हैं, वो लेक्चर्स पूरे देख लीजिए। उसके बाद में आपका शेयर मार्केट से रिलेटेड जो लेक्चर्स चले हैं वो पूरे देख लीजिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट वाले जो लेक्चर्स हैं वो पूरे देख लीजिए, और मनी वाला जो सेक्शन है वो पूरा देख लीजिए। उसके बाद के लेक्चर्स देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 10 साल पुराना कंटेंट है। बट इतने जो लेक्चर्स आप देखोगे तो उसमें आपकी इकोनॉमी के जो बेसिक कंसेप्ट्स है वो बन जाएंगे। और हैंडआउट्स वगैरह तो इंटरनेट से ही आपको मिल जाते हैं, आप डाउनलोड कर उसके बाद हैंडआउट्स पढ़ लोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। एंड टेलीग्राम हो गया और कई सारी दूसरी जगहों पे इनके अनअकैडमी के लेक्चर्स भी आपको शायद मिल जाएंगे, बट क्योंकि अब ऑब्वियस सी बात है वो किसी का कॉपीराइटेड कंटेंट है, तो अब आपने देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए वो आपकी मॉरल्स के ऊपर है। बट जो सोर्सेज अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, उनके पुराने वीडियोस को देखकर आप अपने कंटेंट बना लीजिए। हैंडआउट्स वगैरह डाउनलोड हो ही जाते हैं, आसानी से मिल जाते हैं इंटरनेट पर, तो आप चाहें तो वहां से हैंडआउट्स ले सकते हैं एंड इसको इस तरह से पढ़ के प्रिपेयर कर सकते हैं। या फिर श्रीराम आईएएस के नोट देखिए और इसी को फिर जो है एम्फेसिस कर पढ़िए। इसके अलावा कुछ और मत करिए। साथ ही साथ जितने हो सके उतने ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करिए। इकोनॉमी में इससे ज्यादा कुछ और करने की जरूरत नहीं। देन आता है एनवायरमेंटल इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी। तो इसकी सिर्फ 2 सोर्सेज हैं। 12th क्लास की एनसीईआरटी के आखिरी के 4 चैप्टर ये आपके इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी के जो बेसिक्स या फंडामेंटल्स हैं वो बना देगी। और उसके बाद में शंकर आईएएस की किताब, शंकर आईएएस की किताब 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार आप पढ़ सको उतना बेहतर है। एंड फिर वही बात, जितना हो सके इसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगाइए, इससे ज्यादा इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है।
लास्ट बट नॉट लीस्ट, जिसके चलते बच्चों की बहुत बुरी स्थिति हो जाती है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाते हैं और जिसके चलते फिर वो 10 अलग अलग तरीके के मटेरियल्स में हाथ मारते हैं और अपना टाइम एंड एफर्ट्स खराब करते हैं, वो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए क्या करना है क्या नहीं करना। तो वो बच्चे जो कंसिस्टेंटली करंट अफेयर्स के नोट्स बना रहे हैं, हिंदू न्यूज़पेपर या इंडियन एक्सप्रेस को पढ़ रहे हैं, उसमें जो लगातार अपने नोट्स वगैरह बना रहे हैं और किसी के पर्टिकुलर लेक्चर सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, तो भैया आप वही करें, अलग से कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। मतलब एम्फेसिस करके बोल रहा हूं, अगर आप अपने नोट्स खुद के बनाए चले जा रहे हो तो उन्हीं को फॉलो करो, और किसी एक पर्टिकुलर की लेक्चर सीरीज आप फॉलो कर रहे हो करंट अफेयर्स के लिए, तो वही देखो, अलग से कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये सब नहीं कर रहे हो तो फिर इन दैट और अभी आप ये सोचोगे कि मैं 10 महीनों के या 12 महीनों के ये विजन आईएएस की या फिर इनसाइट्स ऑफ इंडिया की या किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट की वो मंथली मैगजीन डाउनलोड कर लेता हूं, फिर उसको पढ़ना शुरू करूंगा, तो ये गलती ना करिएगा, क्योंकि वो अगर आप पिछले जनवरी से भी डाउनलोड करना शुरू करोगे तो वो बहुत बड़ा और बड़ा बल्कि कंटेंट बन जाएगा। एक तो आप उसे पूरा पढ़ नहीं पाओगे, और याद रखना तो खैर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, वो बेवकूफी हो जाएगी। अगर करंट अफेयर्स अभी तक प्रिपेयर नहीं किए हैं तो सिंपल सा फंडा है, विजन की पीटी आती है, मैं यहाँ पे 65 लिखा हुआ है, बेसिकली 365 होता है, प्रीलिम्स टेस्ट 365 के नाम से सीरीज आती है। उस सीरीज को आपने देखना है, ये उस सीरीज को आपने डाउनलोड करना है, विजन की पीटी 365, उसको आप देखिए। इसके अलावा अलग से कुछ और करने की जरूरत नहीं। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये शायद टाइपिंग में मिस्टेक हो गई। तो प्रीलिम्स टेस्ट की जो ये पीटी 365 है, आपने इसको फॉलो करना है, डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगी विजन की वेबसाइट से। इसके अलावा अलग से कुछ और मत देखिए। पीटी 365 की जो भी इनकी अलग अलग बुकलेट्स आती हैं, एक तो इस साल की देख लीजिए और इसके पहले वाले साल की, उसको और पिछले वाले साल की भी सिलेक्टिव रीडिंग करिएगा, इस साल की जो है उसको ढंग से देख लीजिए। इसके अलावा कुछ और मत करिएगा, चाहे कुछ हो जाए। आपकी ये जो टेस्ट पेपर्स वगैरह लगाओगे या फिर इस अगर कहीं पे कोई आपने टेलीग्राम पे ग्रुप ज्वाइन कर रखा है जो क्वेश्चन वगैरह डालता है, या अभी एकदम सीरीज शुरू होगी क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कराने की, करंट अफेयर के क्वेश्चन बने ना बने, पैनिक नहीं करना है, कोई भी नया सोर्स मत शुरू करना। कई बार माहौल बनाने के लिए जानबूझकर जो है इस तरीके के टफ क्वेश्चंस डाले जाते हैं जो एस्पिरेंट्स को हिला दें, और फिर एस्पिरेंट्स उसके चलते फिर जो भी कर रहा है उसका फिर कंटेंट वगैरह जो है फॉलो करना शुरू कर दे। तो ये बेवकूफी मत करिएगा। अगर कुछ फॉलो कर रहे हैं अपना पुराना कंसिस्टेंसी के साथ में, वेल एंड गुड है, चलने दीजिए। अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर वो 12 महीनों की 15 महीनों के वो मंथली बुकलेट डाउनलोड कर अपना वक्त और समय मत खराब करिएगा। पीटी 365 डाउनलोड कर लीजिए विजन की वेबसाइट से, इस साल की और इसके अगले साल की, इससे पिछले साल की, इनको पढ़िए। इस साल की जरा ढंग से पढ़िएगा, पिछले साल की सिलेक्टिव रीडिंग करिए, मोर देन इनफ है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और उसमें भी एक एक छोटी छोटी माइन्यूट खबर की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। बड़ी बड़ी जो आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज है सिर्फ उसी पे अपने को एम्फेसिस करना है, अलग से एम्फेसिस। और मैं अंडरलाइन करके बोल रहा हूं, दुनिया इधर की उधर हो जाए, चाहे कितना ही डर लगे, कितना ही पैनिक करो, कितना ही माहौल बनाए कोई भी, कितने ही आपको क्वेश्चंस वगैरह ना बने करंट अफेयर्स के, अलग से अभी कोई नया सोर्स चालू मत करिएगा कि अपन ये इतने 10 महीनों का ये पढ़ लेते हैं वो पढ़ लेते हैं। हो सके तो ये गलती मत करिएगा। दैट्स इट, मैं यही बात कह सकता हूं, ये मिस्टेक मत करिएगा। तो ये कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता था। अब हम लोगों ने ये जो आपने जो कंटेंट है जो डिस्कस कर लिया कि भाई पॉलिटी के लिए ये पढ़ना है, हिस्ट्री के लिए ये पढ़ना है, आर्ट्स एंड कल्चर के लिए ये, ज्योग्राफी के लिए ये, इकोनॉमी के लिए ये, इकोलॉजी के लिए ये, और करंट अफेयर्स के लिए ये। इतना कर लेने भर से ऑब्वियस सी बात है सेटिस्फैक्शन तो आएगा नहीं, और इतना कर लेने भर से जो है आपका कोई श्योरिटी भी नहीं है कि अपनी प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में जा रही है, किस डायरेक्शन में नहीं जा रही है, उसको आप कैसे टेस्ट करें। तो उसका मैं आपको एक सलाह दूंगा कि जब ये सारी रीडिंग आप कर चुके हो, पॉलिटी कि लक्ष्मीकांत जब 3 से 4 बार 5 बार पढ़ ली और दिमाग में चीजें बैठने लग गई हैं अच्छे से, हिस्ट्री की किताबें आपने अच्छे से पलट ली हैं, एंशिएंट, मिडीवियल, मॉडर्न या फिर स्पेक्ट्रम जो भी आप 2 3 4 बार 5 बार देख चुके हैं, आर्ट्स एंड कल्चर से अपने नोट्स बना लिए हैं एनसीईआरटी से और उसको रट रहे हैं, या नितिन सिंघानिया जी को की जो किताब है उसको से आप रिविजन कर रहे हैं, ज्योग्राफी आप देख रहे हैं, मैपिंग वगैरह पे एम्फेसिस कर रहे हैं, इकोनॉमी में मृणाल सर के लेक्चर्स या फिर श्रीराम आईएएस के नोट्स वगैरह को फॉलो कर चुके हैं, एक बार उसको पूरा कंप्लीट कर लिया है। इन्वायरमेंट में भी यही बात जो आपके सोर्सेज ने कंप्लीट कर ली हैं। करंट अफेयर्स में आपकी जो ये पीटीज वगैरह हैं ये चली नहीं है। जब 1 2 रीडिंग्स 3 रीडिंग 4 रीडिंग हो जाएं, उसके बाद आप यूपीएससी की वेबसाइट पर जाइए और वहां से पुराने साल के जितने आपके 10 साल के या 12 साल के 15 साल के पेपर्स हमने डाउनलोड करिए और उनको लगाना चालू करिए। उसमें करंट अफेयर बने ना बने डजेंट मैटर, मगर आपसे जो स्टैटिक कंटेंट है, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, ये सब कितना बन रहा है कितना नहीं बन रहा है वो समझिएगा। साथ ही साथ एक बात और नोटिस करिएगा कि यूपीएससी क्वेश्चंस कैसे पूछ रही है, इनका पैटर्न साल दर साल किस तरह से चेंज हुआ है। 2011 का पेपर कैसा था और 2021 का पेपर कैसा आया, या 2011 के रिस्पेक्ट में 12 का पेपर कैसा आया, 12 के रिस्पेक्ट में 13 का कैसा आया, 13 के रिस्पेक्ट में 14, 15, 16, किस तरीके से यूपीएससी में जो है आपको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, वेरिएशन कैसे समझ में आ रहा है। एग्जामिनर के मन को थोड़ा सा टटोलने की कोशिश करिएगा। एग्जामिनर का मन जो है किस तरीके से वो सेट करके क्या चीजें जो है क्वेश्चंस की मदद से निकाल आप में चेक करना चाह रहा है, जरा इस बात को समझिएगा। इसलिए मेरी सलाह है 2 3 4 रीडिंग हो चुकने के बाद में, चाहे अभी आज की तारीख से 50 दिन 60 दिन लग जाए इसको करने में, उसके बाद में यूपीएससी
के पेपर डाउनलोड करें पुराने और इनको लगाइए, अलग से इंडिविजुअली क्वेश्चन मत करिएगा, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है। उस पेपर के पैटर्न को पकड़ने की कोशिश करिएगा। एम्फेसिस करके बोल रहा हूं कि सारे सब्जेक्ट के ऊपर 2 4 5 रीडिंग हो चुकी हैं, एक कमांड एक अपनी बन चुकी है, सीरियस एस्पिरेंट है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, पहले से पढ़ा हुआ है। उसके बाद इंडिविजुअल इस सब्जेक्ट के 4 सवाल लगा लिए, इस सब्जेक्ट के 5 सवाल लगा लिए, हिस्ट्री के 20 साल के सवाल कर दिए, ज्योग्राफी के 50 साल के सवाल कर दिए, वो खेल नहीं खेलना है। यूपीएससी का पेपर उठाइए डाउनलोड करा हुआ, हो सके तो प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, नहीं हो सके तो फिर अपने वही लैपटॉप पर या मोबाइल पर जिस पर भी आप देख रहे हैं पूरा का पूरा पेपर एक बार में लगाइए और पैटर्न समझने की कोशिश करिए कि यार 11 में किस तरीके का पैटर्न आया था, 12 में किस तरीके का पैटर्न है, और 11 और 12 के पैटर्न में क्या फर्क है, क्या फर्क नहीं है, कितना चेंजेस है, कितना वेरिएशन है, और इन 12-15 सालों में यूपीएससी के एग्जामिनेशन पैटर्न में कैसे बदलाव आए हैं। 22 से 23 का पेपर किस तरह से अलग था, इस तरह से एक एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि आपने अगर, और ये सब कर चुकने के बाद में एक एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि आपने 24 का पेपर बनाना है तो स्टैटिक में से फिर किस तरीके के क्वेश्चंस उठाओगे, जिस तरीके के चेंजेस या वेरिएशंस आपने नोटिस किए हैं। करंट अफेयर्स अगर पूछना होगा तो क्या पूछोगे, मैपिंग में अगर सवाल पूछना चाहोगे तो क्या पूछोगे, इकोनॉमी में किस चीज पे एम्फेसिस करोगे। इस तरीके से अगर आप देखते हैं तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग बनने लगेगी, आप मन पकड़ने लगेंगे एग्जामिनर का, और ये मन पकड़ना बहुत जरूरी है। अगर आप ये कर पाते हैं तो ना सिर्फ यहां से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ना सिर्फ आप कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे, बट साथ ही साथ ज्यादा जरूरी और ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि आप कहीं ना कहीं अपनी अपेक्षाओं से अच्छा परफॉर्म कर आएंगे एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आप अपना नॉलेज टेस्ट नहीं कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ में, आप ये भी देख रहे हैं कि जो सरप्राइजेस यूपीएससी ने लगा साल दर साल रखे हैं उनको कैसे टैकल किया जाता है, क्या बेंट ऑफ माइंड होना चाहिए। अगर लाइन से 10 सवाल नहीं बने तो फिर पैनिक नहीं करना है, एग्जामिनर ने जानबूझ के फिर इन 10 सवालों को इस तरह से डाला है कि भाई सामने वाले जो मानसिक रूप से उतने मजबूत नहीं है वो हिल जाए, तो अपने को कैसे अपना जो है कूल एंड कॉन्शियस मेंटेन करना है, वहां पे अपने को किस तरीके के लॉजिक्स लगाने हैं, किस तरीके से जो है सोचना है, इन सारी चीजों की आप प्रैक्टिस करें इन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स के साथ में। एंड बिलीव मी, ये आपकी प्रिपरेशन को आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बेहतर बना देगा, आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बेहतर कर देगा। सो लास्ट में ये सारे डिस्कशन के बाद में मैं यही बोलना चाहूंगा, अगर आप लोगों के कोई डाउट्स हैं, आप लोग अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल का जो आपका डिस्क्रिप्शन है उसमें मेरा कॉन्टैक्ट नंबर प्लस मेल डला हुआ है, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं पर्सनली भी अगर आपको कोई इश्यूज हैं तो उनको टैकल करने में आपकी मदद करूंगा। बाकी 101 या 100 दिन हैं, अपनी जिंदगी के इन 100 दिनों में को अपने आप को दे दीजिए। दुनिया में चाहे कुछ हो जाए, सिर्फ आप अपनी प्रायोरिटी रखें अपने आप को, अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को, और अपना सब कुछ दे दें। तन मन आत्मा शरीर सोच कमिटमेंट प्यार मोहब्बत सब कुछ लगा दीजिए इसमें, कुछ मत छोड़िए अपनी तरफ से। आप वो जो डायलॉग है कि चक दे इंडिया का कि 70 मिनट है तुम्हारे पास, लगभग वही है। 100 दिन है आपके पास में, आपकी कितनी क्या पुरानी तैयारी है, कितना क्या है, वो सब अपनी जगह ठीक है। आज से मगर अपने आप से वादा करें, अपने आप के साथ में कमिटमेंट दें और अपने आप को झोंक दें, बस इससे ज्यादा मैं इस पर और कुछ नहीं कहना चाहूंगा। सो गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन, कॉन्फिडेंट रहिए, अपने ऊपर फेथ रखिए। एंड जो मेरा बीज वाक्य है रामधारी सिंह दिनकर साहब की ये कविता की ये लाइन, जो मेरी जिंदगी का एक कह सकते हैं ध्येय बन चुका है, मैं आप लोगों से भी ये कहूंगा, हमेशा याद रखिए, समर शेष है, द वॉर इज येट नॉट ओवर। तो इसी नोट पे कॉलिंग इट द डे, कंक्लूडिंग द सेशन। मेहनत करें, जमकर मेहनत करें और मेहनत करते रहें। थैंक यू, जय हिंद।